नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। ये अमेंडमेंट वैसे लास्ट अटेम्प्ट से इफेक्टिव हो चुका था मई 20 के एग्जाम से। इंस्टीट्यूट ने फिर से इस अमेंडमेंट को अपने आरटीपी में कवर किया है फिर से, क्योंकि ये अमेंडमेंट इफेक्ट इन्फोर्स हो चुका था 15 अगस्त 2019 से, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें मेन अमेंडमेंट जो हुआ ना वो सेक्शन 212 में हुआ है, इन्वेस्टिगेशन बाय द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। सब सेक्शन 8, सब सेक्शन 9 और सब सेक्शन 10, ये 3 सेक्शन में अमेंडमेंट हुए थे और एक नया सब सेक्शन इंसर्ट हुआ था सब सेक्शन 14 में। तो ये 3 बेसिकली करना है, तो इसको मैं मेन सीट से पूरे अमेंडमेंट कवर कर दे रहा हूं, आपको एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं। सब सेक्शन 8 में ये लिखा हुआ था, पहले का लॉ क्या था? पहले का लॉ ये था कि क्योंकि फ्रॉड का ऑफेंस कौन सा ऑफेंस होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। तो यहाँ पर अथॉरिटी को राइट है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के समय अगर प्रूफ हो गया कि पर्सन गिल्टी ऑफ फ्रॉड है तो उसको अरेस्ट करने का पावर रहेगा अथॉरिटी को। तो पहले ये लिखा गया था, अमेंडमेंट से पहले ये लॉ था कि अरेस्ट करने का पावर किसको रहेगा? डायरेक्टर को रहेगा, एडिशनल डायरेक्टर को या असिस्टेंट डायरेक्टर को। ठीक, अमेंडमेंट क्या हुआ? अब लिख दिया गया एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर से बेलो रैंक का नहीं होना चाहिए, यानी असिस्टेंट कर सकता है, डिप्यूटी कर सकता है, एडिशनल सभी लोग कर सकते हैं अरेस्ट। तो एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ assistant director of serious fraud investigation office may arrest any person if he has reason to believe that such person is guilty of offense punishable under subsection 6। ठीक, और as soon as the person is arrested such officer shall inform the ground on the basis he has been arrested। तुरंत हम उसे ग्राउंड बताएंगे किस ग्राउंड के बेसिस पर हमने उसको अरेस्ट किया है। ठीक, ये था सब सेक्शन 8। उसका सब सेक्शन 9 में कोई ज़्यादा बड़ा अमेंडमेंट हुआ नहीं, इसमें यही अमेंडमेंट हुआ कि द ऑफिसर वो मेक अरेस्ट, मतलब एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर सेल इमीडिएटली आफ्टर फॉरवर्ड टू द सीफो को एक कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेस्ट और मटेरियल जिसके बेसिस पर जो ग्राउंड था, जो उनके पास पोजीशन में था ग्राउंड जिसके बेसिस पर अरेस्ट किया गया, उसकी कॉपी भेजी जाएगी ऑर्डर टू द ऑफिस ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। और सब सेक्शन 10 में यह अमेंडमेंट हुआ था कि पहले ये लिखा गया था कि जैसे ही पर्सन को अरेस्ट किया गया ना, उसे 24 आवर्स के अंदर बिफोर द मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द केस में बी हैविंग जुरिडिक्शन, उसके पास प्रोड्यूस किया जाएगा। अब यहाँ पर ऐड किया गया, स्पेशल कोर्ट को ऐड किया गया, स्पेशल कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द केस में बी हैविंग द जुरिडिक्शन, उसके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक, तो ये अमेंडमेंट हुआ था और एक नया सब सेक्शन इंसर्ट हुआ था। सब सेक्शन 14A। अगर रिपोर्ट आ गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि फ्रॉड हुआ है कंपनी में, एंड ड्यू टू सच फ्रॉड डायरेक्टर और केएमपी या अदर ऑफिसर ने अनड्यू एडवांटेज लिया है और बेनिफिट वेदर इन द फॉर्म ऑफ एसेट, कंपनी की एसेट या प्रॉपर्टी या कैश या एनी अदर मैनर, द सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइल ए एप्लीकेशन बिफोर द ट्रिब्यूनल फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर विद रिगार्ड टू डिसगॉर्जमेंट, मतलब रिफंड, जितना आपने एडवांटेज लिया है उसको रिफंड करिए, ऑफ सच एसेट, प्रॉपर्टी और कैश, आल्सो फॉर होल्डिंग सच डायरेक्टर, केएमपी और अदर ऑफिसर लायबल पर्सनली विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, मतलब कंपनी के डेट्स के लिए वो पर्सनली लायबल रहेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देगी फॉर डिसगॉर्जमेंट ऑफ गेन, मेन ये थीम था। अगर डायरेक्टर लोगों ने अनड्यू एडवांटेज लिया है कंपनी की प्रॉपर्टी से, एसेट से या कैश, तो इस केस में वो
अप्लीकेशन देगी ट्रिब्यूनल को फॉर डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर लेने के लिए। दैट्स ए अमेंडमेंट अंडर सब सेक्शन 14। तो ये अमेंडमेंट हुआ था इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन टॉपिक में, जो अपने आरटीपी में कवर है। जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट की जो सीट इंस्टीट्यूट ने इशू की है उसमें ये कवर है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है ना, वो अमेंडमेंट हुआ है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के। फर्स्ट जो अमेंडमेंट है ना वो वैसे कोई काम का नहीं है, ये भी पहले अमेंडमेंट हो चुका था 21 अगस्त का। सेकेंड अमेंडमेंट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, एनफोर्समेंट ऑफ सेक्शन 230 सब सेक्शन 11 एंड 12। ये सेक्शन एक्ट में थे लेकिन अप्लीकेबल नहीं थे, एनफोर्सेबल नहीं थे। एमसीए ने, गवर्नमेंट ने इसे एनफोर्स किया इन दोनों सब सेक्शन को। 3 फरवरी 2020 से ये दोनों सेक्शन इफेक्टिव हो गए हैं। ये सेक्शन क्या बोलते हैं कि टेक ओवर अगर किया जाएगा किसी कंपनी को, किसी कंपनी के शेयर को टेक ओवर किया जा रहा है, तो इस केस में अदर देन, अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, अदर देन लिस्टेड कंपनी, तो इस केस में ये सब सेक्शन 230 अप्लाई, मतलब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के थ्रू, ट्रिब्यूनल के थ्रू अपन टेक ओवर कर सकते हैं किसी दूसरे कंपनी के जो अनलिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। टारगेट कंपनी जो है अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके शेयर को टेक ओवर किया जा सकता है, लेकिन लिस्टेड कंपनी होगी तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। फिर सेबी का जो सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड टेक ओवर रेगुलेशन है वो अप्लाई होगा। लिस्टेड कंपनी के शेयर टेक ओवर कर रहे हैं तो सेबी का रेगुलेशन, और अगर अनलिस्टेड कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं तो सब सेक्शन 11 और 12 अप्लाई होगा। तो एक बार मैं सब सेक्शन 11 और 12 को आपको, तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का मैं क्योंकि अपनी जो अमेंडमेंट की सीट है उसमें केवल ये दिया हुआ है सब सेक्शन 11 और 12 इफेक्टिव हो गया है 3 फरवरी 2020 से, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सब सेक्शन 11, 12 उसको आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा अपना, सब सेक्शन 11, 12 के रिस्पेक्ट में। देखिए सब सेक्शन 11 जो 3 फरवरी को नोटिफाई हुआ था, एनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मे इंक्लूड टेक ओवर ऑफर मेड इन सच मैनर। टेक ओवर ऑफर मतलब अगर एक्स लिमिटेड है और इसके शेयर वाई लिमिटेड के पास ऑलरेडी हैं, 3/4 शेयर ऑलरेडी हैं वाई लिमिटेड के पास प्लस अदर मेंबर के पास मिलाकर, तो अब वाई लिमिटेड ऑफर देगी एक्स लिमिटेड के मेंबर लोगों को कि हम रिमेनिंग शेयर खरीदना चाहते हैं, थ्रू ट्रिब्यूनल के थ्रू दे सकती। अपन चाहे तो 235(6) में भी जा सकते हैं। 235 में 90% वाली कंडीशन है, लेकिन यहां पर 75% वाली है, तो हम ट्रिब्यूनल के थ्रू टेक ओवर के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी टेक ओवर शैल बी एज पर रेगुलेशन फ्रेम बाय द सेबी। लेकिन लिस्टेड कंपनी को अगर अपन टेक ओवर कर रहे हैं उसके शेयर को, तो सेबी के जो सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी के जो टेक ओवर रेगुलेशन है वो अप्लाई होंगे, फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब केवल अनलिस्टेड कंपनी को अगर टेक ओवर कर रहे हैं तो ये रेगुलेशन अप्लाई होगा। एंड सब सेक्शन 12 बोलता है एनी एग्री पर पार्टी मे मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल इन इवेंट ऑफ एनी ग्रीवेंस विथ रिस्पेक्ट टू टेक ओवर ऑफर ऑफ द कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी एंड ट्रिब्यूनल ऑन एप्लीकेशन पास सच ऑर्डर। मतलब कोई भी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, अगर वो टेक ओवर ऑफर से लाइक प्राइस से सेटिस्फाई नहीं है, जिस प्राइस पर ऑफर दिया गया है, तो वो ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन दे सकता है। अब मैं इसके रूल्स आपको बता रहा हूं, जो रूल्स में क्या क्या प्रिस्क्राइब किया गया है। देखिए 3 फरवरी को ये रूल नोटिफाई हुआ है। इसमें यही दिया हुआ है कि अगर मेरे पास एक्स लिमिटेड के या मेरे पास प्लस अदर मेंबर के पास मिलाकर 3/4 वैल्यू ऑफ शेयर है, मेरे पास 3/4 वैल्यू ऑफ शेयर, वोटिंग पावर वाले शेयर, तो अब मैं ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दूंगा
फॉर एक्वायरिंग द पार्ट ऑफ रिमेनिंग शेयर ऑफ द कंपनी, फर्दर जो रिमेनिंग शेयर है ना उसको एक्वायर करने के लिए ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दूं। तो ए मेंबर ऑफ द कंपनी shall make an application for the arrangement for the purpose of takeover in terms of subsection 11 of section 230 when such member along with any other member hold not less than 3/4 of the shares का मतलब है इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी कैरिंग द वोटिंग राइट इंक्लूडिंग एनी सिक्योरिटी सच DR डिपोजिटरी रिसिप्ट which entitled to exercise the voting right। तो 3/4 of शेयर जिसमें वोटिंग राइट है। एंड सच एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड फॉर एक्वायरिंग एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक, एप्लीकेशन के साथ अपने को रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर अटैच करनी है, डिस्क्लोजिंग द डिटेल ऑफ वैल्यूशन ऑफ शेयर प्रपोज टू बी एक्वायर्ड बाय द मेंबर आफ्टर, मतलब रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यूशन रिपोर्ट जिसमें शेयर की वैल्यूशन शेयर की डिटेल ऑफ वैल्यूशन डिस्क्लोज की जाएगी। और वैल्यूशन कैसे की जाएगी, किस रेट पर शेयर अपने को खरीदने हैं रिमेनिंग शेयर होल्डर से, तो प्राइस दी गई है। हाईएस्ट प्राइस पेड बाय एनी पर्सन और ग्रुप फॉर एक्विजिशन लास्ट 12 मंथ में अगर उस कंपनी के शेयर कोई भी खरीदा होगा, सपोज 3 बार खरीदे गए थे, एक बार 120 रुपए में, एक बार 150 रुपए में, एक बार 130 रुपए में, तो हाईएस्ट प्राइस 150। हाईएस्ट प्राइस पेड बाय द एनी पर्सन एक्वायर द शेयर ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ, पिछले 12 महीने में अगर कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग हुई होगी, किसी ने भी खरीदा होगा, तो जो हाईएस्ट प्राइस होगी उस प्राइस में। एंड फेयर प्राइस ऑफ द शेयर कंप्यूटेड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ वैल्यूशन पैरामीटर लाइक रिटर्न ऑन नेटवर्क, बुक वैल्यू ऑफ शेयर, अर्निंग पर शेयर, तो इन सभी बेसिस पर वैल्यूशन किया जाएगा, शेयर की फेयर वैल्यू निकाली जाएगी। एंड सेकेंड, अपने को डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट टू बी ओपन सेपरेटली बाय द मेंबर वेयर इन सम ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल कंसिडरेशन शुड बी डिपॉजिट, और अपने को बैंक अकाउंट की डिटेल फाइल करनी एप्लीकेशन के साथ। जो 3/4 मेंबर अप्लाई करेंगे ना, वो एक बैंक अकाउंट खोलेंगे सेपरेटली, जिसमें जितना कंसिडरेशन है, जितना हमको शेयर खरीदना है, उसका 50% पैसा हमको बैंक अकाउंट में जमा करना है और उस बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश करनी है। तो एप्लीकेशन के साथ 2 चीज दी जाएगी, रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यूशन रिपोर्ट और दूसरा बैंक अकाउंट की डिटेल, जिसमें जितना अपने को कंसीडरेशन पे करना है, टेक ओवर का कंसीडरेशन, उसका 1/2 अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा। दैट से टेक ओवर के बारे में जो अमेंडमेंट हुआ है 230 सब सेक्शन 11-12। तो भाइयों सिंपल सा है कि टेक ओवर के लिए भी अब 230 में ट्रिब्यूनल के पास कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास 3/4 शेयर होने चाहिए मेंबर के पास जो एप्लीकेशन देगा टू एक्वायर द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। और उस एप्लीकेशन के साथ 2 डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज द रजिस्टर्ड वैल्यूअर का वैल्यूशन सर्टिफिकेट, जिसमें वैल्यूशन शेयर की प्राइस डिटरमाइन की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्टर, 12 महीने में जो सबसे हाईएस्ट प्राइस पे हुई होगी उस शेयर को खरीदने के लिए। और सेकेंड इज कि शेयर की वैल्यूशन की जाएगी, फेयर वैल्यू निकाली जाएगी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू मेथड और भी कोई भी कस्टमरी मेथड है उसका यूज करके फेयर वैल्यू निकाली जाएगी। और अगर कोई भी पर्सन अगर उस टेक ओवर ऑवर से सेटिस्फाई नहीं है, उसको ग्रीवेंस है, तो वो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकता है अंडर सब सेक्शन 12 में, 230 सब सेक्शन 12 में। एक एक्सप्लेनेशन दी गई सब सेक्शन 2 की। नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई टू एनी ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट और सक्सेशन, लाइक सक्सेशन मतलब डेथ हो गई मेंबर, उसकी वजह से शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, और ट्रांसफर मेड इन परसुएंस ऑफ स्टेचुटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मतलब लाइक IBC कोड में अगर रिजोल्यूशन प्रोसेस हुआ है उस वजह से अगर शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगा, ये सब रूल अप्लाई नहीं होगा। तो वैसे ये कोई काम का नहीं है एक्सप्लेनेशन, मेन कंडीशन याद रखना है
कि अगर किसी पर्सन के पास 75% शेयर है और बाकी शेयर खरीदना चाहता है तो वो चाहे तो 230 में अप्लाई कर सकता है ट्रिब्यूनल को टू एक्वायर द रिमेनिंग शेयर्स। दो कंडीशन, वैल्यूशन रिपोर्ट और सेकेंड इज द बैंक अकाउंट की डिटेल, जिसमें 50% पैसा जो टेक ओवर का पैसा है वो सेपरेटली जमा करना है। नेक्स्ट अमेंडमेंट चैप्टर 6 में जो इंक्लूड किए गए हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के अमेंडमेंट। बेसिकली ये अमेंडमेंट लास्ट अटेम्प्ट से इफेक्टिव हो चुके थे मई 20 से, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसे फिर से इंक्लूड किया है अपने जो अमेंडमेंट का जो इंस्टीट्यूट ने सीट इशू की है नवंबर 20 के लिए, उसमें फिर से ये अमेंडमेंट नोटिफाई किए गए हैं। तो इसको भी अपन एक बार फिर से क्लास में कवर कर लेते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट सेक्शन 241 में एक बहुत बड़े अमेंडमेंट हुआ, नया सब सेक्शन इंसर्ट हुआ, सब सेक्शन 3, 4, 5। ये तीन नए सेक्शन इंसर्ट हुए, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4 एंड सब सेक्शन 5। और एक प्रोविजो इंसर्ट हुआ सब सेक्शन 2 के बाद, एक फॉलोइंग प्रोविजो इंसर्ट हुआ। तो एक नया प्रोविजो इंसर्ट हुआ सब सेक्शन 2 में, जिसमें यह दिया गया कि जो एप्लीकेशन है, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेशन दिस सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन देती है ट्रिब्यूनल को अगर कंपनी के अफेयर प्री जुडिशली चल रहे हैं अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट और कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में चल रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन अफेयर को रोकने के लिए ट्रिब्यूनल को अप्लाई करती है। तो यहाँ पर कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है, छोटा सा है कि ऐसी क्लास ऑफ कंपनी प्रिस्क्राइब की जाएगी जिसके लिए एप्लीकेशन प्रिंसिपल बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल के पास दिया जाएगा। प्रिंसिपल बेंच जो कि न्यू दिल्ली में है, एनसीएलटी की जो प्रिंसिपल बेंच है। तो जो सब सेक्शन 2 में ऐसी क्लासेस ऑफ कंपनी जो प्रिस्क्राइब की जाएगी जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एप्लीकेशन वो प्रिंसिपल बेंच ऑफ एनसीएलटी को देगी, उस मैटर को प्रिंसिपल बेंच हैंडल करेगी, अदर बेंच हैंडल नहीं करेगी। तो ये कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। मेन सब सेक्शन 3, 4 एंड 5 जो नए सब सेक्शन इंसर्ट हुए थे आफ्टर द सब सेक्शन 2, न्यू सब सेक्शन इंसर्ट सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 में ये दिया गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी, किसी भी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर या केएमपी वो एलिजिबल नहीं है ऑफिस होल्ड करने के लिए, क्योंकि वो कंपनी को मिसमैनेज कर रहा है, कंपनी के अफेयर को फ्रॉडुलेंट मैनर में एक्ट कर रहा है, फ्रॉडुलेंट मैनर में मैनेज कर रहा है, या फिर वो कंपनी को ऐसे मैनेज कर रहा है जिससे दूसरी कंपनी जो सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करती है उनके लिए सीरियस इंजरी क्रिएट कर रहा है, सीरियस उनके लिए डेंजर क्रिएट कर रहा है, कंपनी के अफेयर को इस मैनर में वो मैनेज कर रहा है, वो नॉट एज पर साउंड बिजनेस प्रिंसिपल एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। तो ये सभी ग्राउंड के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एप्लीकेशन देगी एनसीएलटी को कि आप इंक्वायरी करिए उस डायरेक्टर मैनेजर के बारे में, और इंक्वायरी करने के बाद डिसाइड करिए आप कि क्या वो कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए कंटिन्यू होल्ड करने के लिए, ऑफिस कंटिन्यू होल्ड करने के लिए क्वालिफाई है कि नहीं, फिट पर्सन है कि नहीं। ट्रिब्यूनल फिर एग्जामिन करेगी और 242 में फिर वो ऑर्डर पास करेगी। तो 241 सब सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन दे सकती है ट्रिब्यूनल को ये डिसाइड करने के लिए वेदर द डायरेक्टर और मैनेजर इज क्वालिफाइड और फिट पर्सन टू होल्ड द ऑफिस एज ए डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ग्राउंड। बहुत 5 ग्राउंड दिए गए हैं, लाइक कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं, फ्रॉडुलेंट मैनर में कंपनी के बिजनेस को मैनेज किया जा रहा है, या कंपनी के अफेयर इस मैनर में मैनेज किए जा रहे हैं विच आर नॉट एज पर द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल और प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, या फिर ऐसे मैनेज किए जा रहे हैं जिससे दूसरी कंपनी जो सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, लाइक कंपनी का बिजनेस केमिकल बिजनेस है तो दूसरी कंपनी जो कंपनी के कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए सीरियस इंजरी, सीरियस लॉस, डैमेज हो रहा है उनको। प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कंपनी के बिजनेस को केयरफुली नहीं मैनेज किया जा रहा है, लाइक कंपनी के जो मैनेजमेंट वाले हैं वो परचेज करने की पॉलिसी जो है वो इकोनॉमिकली नहीं चल रही है,
हायर रेट में परचेज किए जा रहे हैं, कम रेट में सेल किए जा रहे हैं विलफुली, तो दैट्स ए कॉल्ड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। तो आते हैं एक बार फीड से देखते हैं। वेयर इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देयर एग्जिस्ट सर्कमस्टेंसेस सजेस्टिंग दैट एनी पर्सन कंसर्न इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज और हैज बीन इन कनेक्शन विद गिल्टी ऑफ फ्रॉड, मिसफिसेंस एंड परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूसली नेग्लिजेंसी और डिफॉल्ट इन कैरिंग आउट हिज ऑब्लिगेशन एंड फंक्शन अंडर द लॉ और ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट। तो अगर जो कंपनी के मैनेजमेंट वाले हैं वो ब्रीच कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, मिसफिसेंस कर रहे हैं और नेग्लिजेंसी कर रहे हैं परसिस्टेंटली अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने में। सेकेंड, द बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज नॉट बीन कंडक्टेड एंड मैनेज बाय इन अकॉर्डेंस विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। तो बिजनेस जो है वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल और प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है। थर्ड, ए कंपनी इज और हैज बीन कंडक्टेड एंड मैनेज बाय सच पर्सन इन ए मैनर विच इज लाइकली टू कॉज और हैज कॉज सीरियस इंजुरी और डैमेज टू द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री और बिजनेस टू विच द सच कंपनीज पर्टेन। लाइक कंपनी ना जानबूझकर प्रीडेटरी प्राइस चार्ज कर रही है, जानबूझकर कम रेट में गुड सेल कर रही है, जानबूझकर ना वो कंपनी के दूसरे कंपनी के कस्टमर है ना उनको सॉलिसिट कर रही है, तो दूसरे कंपनी के इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड को लॉस पहुंचा रही है। एंड द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज और हैज बीन कंडक्टेड एंड मैनेज बाय सच पर्सन विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड इट्स क्रेडिटर, मेंबर और एनी अदर पर्सन और अदरवाइज फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पज और अनलॉफुल पर्पज और इन द मैनर विच आर प्रीजूसली टू द पब्लिक इंटरेस्ट। तो बिजनेस चल रहे हैं, मैनेज हो रहे हैं, वो डिफ्रॉड पर्पज के लिए हो रहे हैं विथ क्रेडिटर, मेंबर या एनी अदर पर्सन और अदरवाइज इन द मैनर विच आर प्रीजुडिशियली टू द पब्लिक इंटरेस्ट, जिससे पब्लिक को लॉस होगा। इन सच केस द सेंट्रल गवर्नमेंट में इनिशिएट ए केस अगेंस्ट द पर्सन एंड रिफर द सेम टू द ट्रिब्यूनल, को रिफर करेगी, एप्लीकेशन देगी with a request that tribunal may inquiry into the case and record a decision whether or not such person is, underline करेगा, is a fit and proper person to hold the office of a director and any other office connected with the conduct and management of the company। तो डिसाइड करना, ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी कि क्या वो पर्सन फिट है, क्वालिफाई है कि नहीं टू होल्ड द ऑफिस ऑफ ए डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिस विथ रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सब सेक्शन 4, द पर्सन अगेंस्ट वूम ए केस इज रिफर मतलब डायरेक्टर और मैनेजर और KMP सेल बी ज्वाइंड एज रिस्पॉन्डेंट टू द एप्लीकेशन, मतलब वो रिस्पॉन्डेंट बन जाएंगे जिनके अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लेन कर रही है। एवरी एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 3 सेल कंटेन ए कंसाइज मतलब ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ सच सर्कमस्टेंसेज एंड मटेरियल एज द सेंटर में कंसिडर नेसेसरी। तो सेंटर एप्लीकेशन के साथ सर्कमस्टेंसेज और फैक्ट भी बताएगी। and shall be signed and verified in the manner laid down by the code of civil procedure for the signature and verification of a plaint मतलब complaint in a suit by the central government। और उस कंप्लेन को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो प्रोसीजर दी गई है साइन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली साइन किया जाएगा। नेक्स्ट, अब उसी से रिस्पेक्ट में 242 में अमेंडमेंट हुआ था कि अब ट्रिब्यूनल इंक्वायरी करेगी और ट्रिब्यूनल का डिसीजन आएगा 242 में और इफेक्ट ऑफ डिसीजन जो इफेक्ट रहेगा ऑर्डर का उसका 243 में ऑर्डर का इफेक्ट दिया गया है। तो ऑर्डर आएगा 242 में और ऑर्डर का कॉन्सिक्वेंसेस 243 में दिया गया है। 242 में यही दिया गया कि ट्रिब्यूनल इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करने के बाद अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाती है कि वाकई में वो पर्सन क्वालिफाई और फिट नहीं है टू होल्ड द ऑफिस एज ए डायरेक्टर, तो देखिए लिखा हुआ है The tribunal shall record its decision stating therein specifically whether or not respondent मतलब डायरेक्टर लोग is a fit and proper person to hold the office of a director or any other office conduct, मतलब ये डिसाइड करना कि वो प्रॉपर पर्सन है कि नहीं, वो अपना डिसीजन 242 में देगी और कॉन्सिक्वेंसेस 243 में दिया गया। सब सेक्शन 1A और 1B इंसर्ट किया गया। The person who is not a fit or proper person pursuant to subsection 4A of section 242 shall not hold the office of a director or any other office conducted with the conduct and management of the affairs of any company
देखिए भाइयों, नॉर्मली 242 में ना, जब ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट अगर मेंबर लोग कंप्लेन करते हैं और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वाकई में कंपनी में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा था, तो ट्रिब्यूनल ना उन डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है और वो डायरेक्टर केवल उसी कंपनी में केवल 5 साल तक के लिए डायरेक्टर नहीं बन सकते। लेकिन यहां पर एनी कंपनी में वो 5 साल तक के लिए डायरेक्टर, मैनेजमेंट या उस ऑफिस में होल्ड नहीं कर सकते, मैनेजमेंट से कनेक्टेड कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते किसी भी कंपनी में, एनी कंपनी में, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर प्रोवाइडेड। लेकिन वहां पर यह दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर सकती है, पहले भी 5 साल से पहले भी परमिट कर सकती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करने से पहले एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देने का राइट देगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार नोटिस देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रिप्रेजेंटेशन देगी, बट अल्टीमेट सेंट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी परमिट करना है कि नहीं। लेकिन यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट में विद द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल परमिट द सच पर्सन टू होल्ड एनी सच ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेट। यहां पर दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करेगी, वो भी किससे परमिशन लेकर, लीव ऑफ द ट्रिब्यूनल से परमिशन लेकर परमिट कर सकती है टू होल्ड द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर। तो 242 में जो नॉर्मल सब सेक्शन 1 में है, 243 में कि 5 साल तक केवल उसी कंपनी में डायरेक्टर मैनेजर नहीं बन सकता, यहां पर है 5 साल तक वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर और किसी भी ऐसी ऑफिस में होल्ड नहीं कर सकता कनेक्शन विद द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। लेकिन 243 में सब सेक्शन 1 में दिया है कि ट्रिब्यूनल परमिट कर सकती है, लेकिन ट्रिब्यूनल एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देने का राइट देगी। लेकिन यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करेगी, वो भी विद द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल। वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूनल से परमिशन लेने के बाद ही ट्रिब्यूनल परमिट, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर सकती है। और सब 1B में यही दिया गया, कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा नॉट विथ स्टैंडिंग। अगर उसकी ऑफिस लॉस होती है डायरेक्टर की तो उसे कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एमओए आर्टिकल या एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। देयर आफ्टर 245 जो क्लास सूट था, कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था 245 में कि कुछ मेंबर लोग कंपनी में अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है या फॉलोइंग रेमेडी लेने के लिए, लाइक अगर उनके साथ फ्रॉड हुआ है, जब कंपनी ने आईपीओ एफपीओ लाया था, प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कंपनी के शेयर में सब्सक्राइब कर दिया था और बाद में पता चला कि कंपनी ने उनके साथ फ्रॉड किया है, डायरेक्टर लोगों ने फ्रॉड किया, ऑडिटर लोगों ने फ्रॉड किया है, तो मेंबर लोग कंपनी से, ऑडिटर से, डायरेक्टर से, प्रमोटर से कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं, डैमेज क्लेम कर सकते हैं जितना इन्वेस्टर को लॉस हुआ है। और डिपोजिटर को भी यहाँ पर राइट दिया गया है 245 में कि डिपोजिटर भी अगर उनके साथ कोई भी फ्रॉड मिस स्टेटमेंट हुआ है तो वो क्लेम कर सकते हैं डैमेज फ्रॉम द कंपनी, डायरेक्टर, ऑडिटर और एनी अदर पर्सन। तो पहले भाइयों कोई लिमिट ना प्रिस्क्राइब नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनसीएलटी रूल में अमेंड किया और 8 मई को, वैसे ये लास्ट एग्जाम के लिए अप्लीकेबल हो चुका था, तो 8 मई से जो कितने मेंबर और कितने डिपोजिटर अप्लाई करेंगे उसकी लिमिट क्लियर कर दी गई। तो देखिए ये लिमिट अपन पढ़ चुके हैं, मेंबर कितने मेंबर अप्लीकेशन देंगे, डिपोजिटर्स, मेंबर शेयर कैपिटल है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ऐसी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में मिनिमम 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर अप्लीकेशन देंगे ट्रिब्यूनल को टू गेट द रेमेडीज। और शेयर कैपिटल वाली कंपनी में 2 केस हैं, अगर लिस्टेड कंपनी है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो 100 नंबर ऑफ मेंबर या फिर 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर या फिर और 1 और मोर मेंबर होल्डिंग 2% ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल, 1 और मोर मेंबर होल्डिंग 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। और अगर कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, अदर कंपनी, तो उसके लिए लिमिट है 100 नंबर ऑफ मेंबर
और 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर और वन और मोर मेंबर होल्डिंग 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। तो डिफरेंस ये है कि लिस्टेड कंपनी में 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल और अदर कंपनी में 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, विच एवर इस कंडीशन इज सेटिस्फाई, मतलब तीनों में से कोई भी एक कंडीशन। और डिपोजिटर अप्लाई कर सकते हैं 100 नंबर ऑफ डिपोजिटर और 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपोजिटर्स और वन और मोर डिपोजिटर होल्डिंग 5% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिपोजिट अमाउंट। जिनके पास 5% है, कंपनी का टोटल डिपॉजिट का 5% मेरे पास या एक दो वन और मोर डिपॉजिटर के पास है, तो वो मिलकर एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो ये लिमिट प्रिस्क्राइब हुई अंडर सेक्शन 245 में। मई 2019 में ये लिमिट नोटिफाई हो गई थी। तो मेंबर लिस्टेड कंपनी है, शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर, 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर या वन और मोर मेंबर होल्डिंग 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। और अगर अदर कंपनी है तो 100 मेंबर, 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर और वन और मोर मेंबर होल्डिंग 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो मिनिमम 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर एप्लीकेशन देंगे। डिपोजिटर भी दे सकते हैं 100 नंबर ऑफ या 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपोजिटर या वन और मोर डिपोजिटर होल्डिंग 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट वाइंडिंग अप में हुआ था 15 अगस्त 2019 से ये अमेंडमेंट इफेक्टिव था। इसमें क्या था कि 272 में दिया गया है कि कौन कौन से पर्सन कंपलसरी वाइंडिंग अप के लिए ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते। तो उसमें था कंपनी, कॉन्ट्रीब्यूटरी, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड ऑफिसर अथोराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट खुद। ये 5% पिटीशन फाइल कर सकते हैं फॉर वाइंडिंग अप के लिए अंडर सेक्शन 271 में। आरओसी के लिए दिया हुआ था कि आरओसी किसी भी ग्राउंड में जा सकती है एक्सेप्ट ग्राउंड नंबर 1 एंड ग्राउंड नंबर 5। ग्राउंड नंबर 1 था, दैट मीन्स कंपनी खुद एसआर पास करके एप्लीकेशन दे सकती है, ग्राउंड नंबर 1 था। एंड ग्राउंड नंबर 5 था, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड के बेसिस पर ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया जा सकता है। जस्ट मतलब अदर ग्राउंड लाइक कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट फेल हो गया, डेडलॉक हो गया मैनेजमेंट में, कंपनी का मैनेजमेंट डेडलॉक हो चुका है, कंपनी फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, ठीक, कंपनी बबल कंपनी है, मतलब कंपनी में न ही रजिस्टर्ड ऑफिस है, न ही प्रमोटर डायरेक्टर ट्रेसेबल है, तो इस केस में वाइंडिंग अप किया जा सकता है। ये जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड के एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट और फिफ्थ ग्राउंड में ना आरओसी नहीं जा सकता था। इस अमेंडमेंट के थ्रू जो लास्ट वाला ग्राउंड है ना, उसमें भी परमिट कर दिया गया कि आरओसी अब जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड के बेसिस पर भी ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। लेकिन जाने से पहले जितने भी ग्राउंड में आरओसी एप्लीकेशन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है। आरओसी को जाने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है। ये पहले भी था 272 में कि आरओसी पिटीशन फाइल करने से पहले एनसीएलटी को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगा वाइंडिंग अप के लिए। अगर वो कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन देना चाहता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो अब पहले आरओसी 3 ग्राउंड में जा सकता था, अब 4 ग्राउंड में जा सकता है। ग्राउंड नंबर 2 से लेकर 5 तक आरओसी जा सकता है वाइंडिंग अप के लिए। देर आफ्टर निधि कंपनी में अमेंडमेंट हुआ था। निधि कंपनी के लिए अपन सबसे पहले कुछ डिटेल लॉ अपने को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अमेंडमेंट समझ में आएगा। सेक्शन 406 में निधि कंपनी को डिफाइन किया गया है। निधि का मतलब है निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स ए कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल डिक्लेयर टू बी निधि।
मतलब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, डिक्लेयर करेगी कि ये निधि है या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है, उसको निधि कंपनी बोलेंगे। फिर रूल्स में निधि कंपनी की मीनिंग दी गई। निधि मीन्स ए कंपनी विच हैव इनकॉर्पोरेटेड एज ए निधि विथ ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमॉन्ग इट्स मेंबर। मेंबर के बीच में सेविंग की इंकरेजमेंट करना, सेविंग, रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर एंड लैंडिंग टू इट्स मेंबर ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। और उसको कंप्लाई करने रूल्स जो सेंटर में प्रिस्क्राइब करेगी, वो रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई करने हैं। अब जो अमेंडमेंट क्या हुआ था, 15 अगस्त 2019 को निधि रूल 2014 जो है ना वो अमेंड हुआ, निधि अमेंडमेंट रूल 2019, जो कि 15 अगस्त 2019 से एनफोर्सेबल हुआ। इसमें कुछ नए रूल इंसर्ट किए गए, रूल 3A, रूल 23A एंड 23B, ये 3 नए रूल इंसर्ट हुए। इसमें ये रिक्वायरमेंट दी गई कि हर निधि कंपनी को ना डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भैया, और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डिक्लेयर करेगी कि आप निधि कंपनी हो, आपको एक सर्टिफिकेट देगी। इसके लिए निधि कंपनी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा इन द फॉर्म नंबर NDH4 में, NDH4 में। तो निधि कंपनी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ये फ्लो चार्ट आपको हेल्प करेगा। देखिए, रूल 3A, रूल 23A एंड रूल 23B। रूल 23A, निधि कंपनी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ऐसी निधि कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल, मतलब जो निधि अमेंडमेंट रूल नोटिफाई हुआ है उस दिन या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई, मतलब 15 अगस्त 2019 या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई, तो इनको ना सेंट्रल गवर्नमेंट से डिक्लेरेशन लेना है बाय फाइलिंग द फॉर्म नंबर NDH4। NDH4 फाइल करना है टू ऑब्टेन डिक्लेरेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने दिन के अंदर फाइल करना है? विद इन 60 डेज फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ध्यान से समझिएगा, विद इन 60 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के 1 साल खत्म होने के 60 डेज के अंदर एप्लीकेशन देना है NDH4 में, या फिर 60 डेज फ्रॉम द पीरियड अप टू विच एक्सटेंशन ग्रांटेड बाय द RD अंडर रूल 5 सब रूल 3। अब रूल 5 सब रूल 3 क्या बोलता है? रूल 5(3) सब रूल 3 बोलता है कि हर निधि कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के अंदर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि उसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 होने चाहिए, उसकी नेट ओन फंड 10 लाख रुपए होनी चाहिए, नेट ओन फंड। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 200, नेट ओन फंड मिनिमम 10 लाख होना चाहिए, और उसका नेट ओन फंड टू डिपॉजिट लायबिलिटी का रेशियो 1:20 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1:20, अगर आपकी ये कारों में भी अपन पढ़ते हैं, और 10% इन्वेस्टमेंट करना है अनएकम्बर्ड डिपॉजिट में। अनएकम्बर्ड डिपॉजिट में निधि कंपनी को अपना टोटल जो डिपॉजिट उसने एक्सेप्ट किया मेंबर से, उसका 10% शेड्यूल बैंक में इन्वेस्ट करना है। ये रिक्वायरमेंट उसको 1 साल के अंदर कंप्लाई करनी है निधि कंपनी। ठीक, ये रिक्वायरमेंट A, B, D और C। मैं आपको सीट से इसको रेफर करा रहा हूं। देखिए, रूल 5,
एज पर दिस रूल 5 सब रूल 1, every निधि कंपनी विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंश्योर दैट नॉट लेस देन 200 मेंबर होने चाहिए उसमें, नेट ओन फंड 10 lakhs या उससे अधिक होना चाहिए, टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट 10% होना चाहिए, और रेट ऑफ नेट ओन रेशियो ऑफ नेट ओन फंड टू डिपॉजिट 1:20 से अधिक नहीं होना चाहिए। इफ ए निधि कंपनी इज नॉट कंप्लाई विथ पॉइंट ए और डी, ए 200 से कम मेंबर हैं अगर, या 1:20 का रेशियो अगर मेंटेन नहीं है, इट सेल विद इन 30 days फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर मेक अप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर इन द फॉर्म नंबर NDS2 along with prescribed for extension of time. The regional director, after considering the application, pass the order within 30 days of receipt of application, and regional director may extend the period up to 1 year from the date of receipt. मतलब आपको 1 साल का एक्सटेंशन दे सकता है कि आप ये कंप्लायंस 1 साल तक कर लीजिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अप टू 1 ईयर का एक्सटेंशन दे सकता है। तो अभी अपन ने पढ़ा कि हमको NDS 4 में डिक्लेरेशन लेने के लिए एप्लीकेशन देना है विद इन 60 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और पीरियड अप टू विच एक्सटेंशन ग्रांटेड बाय द रीजनल डायरेक्टर अंडर रूल 5 सब रूल 3, दैट मीन्स 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना दे सकता है, 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव बाय द रीजनल डायरेक्टर, मैक्सिमम 1 year का एक्सटेंशन दे सकता है। तो निधि कंपनी को 5 रूल में जो रिक्वायरमेंट दी गई है, अगर वो रिक्वायरमेंट ए और डी वाली कंप्लाई नहीं करती है, ए या डी में से कोई भी, तो इस केस में उसको 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन देना है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और रीजनल डायरेक्टर 1 साल का और एक्सटेंशन दे सकता है आपको ये रूल कंप्लाई करने के लिए। तो जितने दिन आपको एक्सटेंशन मिला है उसके 60 डेज, एक्सटेंशन खत्म होने के 60 डेज के अंदर आपको NDS 4 में एप्लीकेशन देना है डिक्लेरेशन लेने के लिए निधि कंपनी का। अगर आप ये फॉर्म फाइल नहीं करते हैं तो कॉन्सिक्वेंस ये दिया गया कि कंपनी आर प्रोहिबिटेड टू फाइल SS, कंपनी प्रोहिबिटेड रहेगी टू फाइल द SS4 एंड PS3। इफ कंपनी does not comply with the requirement of these rule, it shall not allow to file SS7 है, सॉरी SS7 है नोटिस टू ROC फॉर अल्ट्रेशन। अगर कंपनी की कैपिटल अल्ट्रेशन हुई है, लाइक एथोराइज कैपिटल चेंज हुई है, तो उसके लिए SS7 में इंटीमेशन दिया जाता है। एंड PS3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कंपनी ये 2 फॉर्म फाइल नहीं कर पाएगी, प्रोहिबिटेड रहेगी, SS7 और PS3 फाइल नहीं कर पाएगी। तो देखिए पहली कैटेगरी ऑफ कंपनी कौन सी थी, समझिएगा इसको, कि एवरी निधि जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस रूल के कमेंस होने के बाद, तो उसको 1 साल का 60 डेज का टाइम दिया गया फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 1 year और फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द एक्सटेंशन पीरियड जो मिला था RD से टू कंप्लाई द रूल 5, उस पीरियड के एक्सपायरी होने के 60 डेज के अंदर आपको NDS 4 फाइल करना है। दूसरे में कौन सी निधि कंपनी कवर है, रूल 23A में, एवरी निधि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल, मतलब इस एक्ट में, कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है 2013 में, लेकिन 15 अगस्त 2019 से पहले इनकॉर्पोरेट हुई है, या एवरी कंपनी वर्क इन द लाइन ऑफ निधि कंपनी एंड विच हैज नॉट अप्लाइड और अप्लाइड बट अवेटिंग फॉर नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब पुराने कंपनीज एक्ट में जो निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, या जिसने अप्लाई कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट का अवेटिंग है, उसने नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है, तो अब क्योंकि वो पुराना एक्ट खत्म हो गया है, तो आपको नए एक्ट में एप्लीकेशन देना है NDS 4 में विद इन 1 year ऑफ द इनकॉर्पोरेशन और 6 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल, दैट मीन्स 15 अगस्त 2019, उसके 6 months के अंदर आपको
सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लीकेशन देना इन द फॉर्म नंबर NDS-4। तो रूल 23 है किस निधि कंपनी के लिए अप्लीकेबल है? ऐसी निधि कंपनी जो इस रूल के कमेंस होने से पहले इंकॉर्पोरेट हुई है, कंपनीज एक्ट में 2013 में या कंपनीज एक्ट 1956 में। तो 23A में कौन सी कंपनियां कवर होगी? फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, 2 कंपनियां, ऐसी कंपनी जो इस रूल के कमेंस होने से पहले इस एक्ट में इंकॉर्पोरेट हुई है अंडर द एक्ट, या फिर ऐसी कंपनी विच वर्क इन द या फंक्शनिंग इन द लाइन ऑफ निधि कंपनी एंड विच हैज नॉट अप्लाइड फॉर, जो जिसने अप्लाई नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, या जिसने अप्लाई किया था पुराने कंपनी एक्ट में सेक्शन 620A में, एंड अवेटिंग फॉर नोटिफिकेशन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है, निधि कंपनी डिक्लेयर नहीं किया है, तो उनको ये रूल कमेंस होने के 6 मंथ के अंदर या फिर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच एवर डेट इज लेटर, उस दिन तक अप्लीकेशन देना है NDS-4 में। ये जो 6 मंथ का टाइम है ये अभी अमेंड हुआ है लेटेस्ट मार्च 2020 में, 6 मंथ को 9 मंथ कर दिया गया है। इसका मतलब टाइम लिमिट है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और विद इन 6 मंथ, विद इन 9 मंथ फ्रॉम द commencement of these rule, that means 15th August 2019, whichever date is later. And third कंपनी है ऐसी कंपनी which has been declared निधि under the Companies Act section 620A of Companies Act 1956 में डिक्लेयर हो चुकी थी पुराने कंपनीज एक्ट में, उनको अपना अपडेट करना है स्टेटस नए कंपनीज एक्ट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लीकेशन देना है NDS-4 में विद इन 6 मंथ। ये भी टाइम लिमिट 9 मंथ हो गई है, यही अमेंडमेंट हुआ है, 6 मंथ की जगह 9 मंथ कर दिया गया है। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल विदाउट फीस, उनको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी डिक्लेयर थे, उनको केवल स्टेटस अपडेट करना है अपना विद इन 6 मंथ के अंदर, जो कि अब टाइम 9 मंथ हो गया है। विद इन 9 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लीकेशन देना है इन द फॉर्म नंबर NDS-4। तो एक बार मैं सीट से इसको रिफर कर दे रहा हूं आपको, रूल 23A Following companies shall get themselves declare as a निधि in accordance with Rule 3A within a period of 1 year from the date of incorporation, और within a period of, जो 6 मंथ है ना वो 9 मंथ हो गया है, 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ निधि रूल 2019, दैट मीन्स 6 मंथ ऑफ 15th August 2019 विच एवर डेट इज लेटर। 6 मंथ की जगह ये 9 मंथ हो गया है फ्रॉम 15th अगस्त। कौन सी कंपनियां? एवरी कंपनी फंक्शनिंग ऑन द लाइन ऑफ निधि कंपनी और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी बट हैड ईदर नॉट अप्लाइड फॉर और हैज अप्लाई फॉर and is awaiting notification to be निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी अंडर द 620A of the Companies Act 1956, या every निधि incorporated under the Act Companies Act 2013 before the commencement of निधि अमेंडमेंट रूल, दैट मीन्स 15th अगस्त 2019 से पहले अगर इंकॉर्पोरेट हुई है तो उनको 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन और विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल विच एवर डेट इज लेटर आपको NDS-4 में फाइल करना है। और थर्ड देखिए रूल 23B, एवरी निधि कंपनी विच हैज बीन डिक्लेयर एज ए निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी अंडर, मतलब डिक्लेयर हो चुकी थी पुराने कंपनी एक्ट में, सेल फाइल NDS-4 along with prescribed fees for updating its status. However, no fees shall be charged in case filed within 6 month, ये 6 मंथ 9 मंथ हो गया है ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल। अगर आप 9 मंथ के अंदर फाइल करते हैं तो आपको कोई फीस पे नहीं करना पड़ेगा, और अगर कंपनी इस रूल का कंप्लाई नहीं करती है तो उसको SS-7 और SPS-3 फाइल नहीं कर पाएगी, लेटर ऑफ दैट मीन्स रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट और रिटर्न ऑफ
अमेंडमेंट इन शेयर कैपिटल, अगर कैपिटल क्लॉज में अगर आप इंटीमेशन दे रहे हैं अल्ट्रेशन इन कैपिटल के लिए, तो आप SS7 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये मेन अमेंडमेंट हुआ था, 6 मंथ को 9 मंथ कर दिया गया। तो आपको अब याद रखना है, ये फ्लो चार्ट याद रखिएगा जिससे आप हमेशा क्लियर रहेंगे। 3 कंपनियां हैं रूल 3A में, ऐसी कंपनी जो अभी इनकॉर्पोरेट हुई है कमेंसमेंट ऑफ रूल 15 अगस्त के बाद। सेकेंड रूल 23A, ऐसी कंपनी जो इस रूल के कमेंस होने से पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी या पुराने कंपनीज एक्ट में निधि कंपनी के रूप में काम कर रही है और वहां पर नोटिफिकेशन, वहां पर उसने डिक्लेरेशन नहीं लिया है, तो उनके लिए टाइम लिमिट है विद इन 1 ईयर और विद इन 6 मंथ की जगह 9 मंथ, विद इन 9 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल। और ऐसी निधि कंपनी जो पुराने एक्ट में डिक्लेयर हो चुकी है एज ए निधि, उनको अपना अपडेट करना है स्टेटस विद इन 9 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल बाय फाइलिंग द फॉर्म नंबर MDH4। ये ओवरऑल अमेंडमेंट थे कंपनी लॉ के। अब नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इकोनॉमिक लॉ और सिक्योरिटी लॉ जो अपने सेकेंड पार्ट है उसके अमेंडमेंट कवर करूंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द माय वीडियो।